नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 मई को जो वन रक्षक जेल प्रहरी का जो पेपर हुआ था उसमें जो साइंस के सवाल थे उन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एसबी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एंटीमनी। एसबी का रासायनिक नाम क्या होगा? एंटीमनी। ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर एसएन जो है, टिन जो है, इसका क्या होता है? हमारा एसएन होता है। सल्फ़र का जो चिन्ह होता है वो एस होता है। सिलिकॉन का जो चिन्ह होता है वो आपका एसआई होता है। अगला देख लेते हैं, ओजोन परत में पहली बार छिद्र कहाँ देखा गया था? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर से छिद्र कर लीजिएगा जी। तो ओजोन परत में पहली बार छिद्र कहाँ देखा गया था? तो अंटार्कटिका में देखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्यूटेन का अनुभार एटॉमिक मास कितना होता है? तो इसका देखिए, आपको बता देते हैं ब्यूटेन क्या होता है। देखिए, आपने मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है आपका? ये अल्केन वाला जो ग्रुप है, ये पूरा अल्केन वाला ग्रुप है दोस्तों। ठीक है, और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? देखिए, CnH2n+2। ठीक है, अब देखिए ब्यूटेन में आपके 4 कार्बन होते हैं, तो हो जाएगा C4H, 4 दूनी 8 + 2 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसका? हमें निकालना है इसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास देखिए, कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 4, और एक कार्बन का भार कितना होता है बताइए? 12। तो 4 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 10 × 1। ठीक है, तो 12 चौक 48 प्लस 10 और 10 × 1 10, तो ये कितना हो जाएगा? 58। तो सही उत्तर कितना होगा दोस्तों? 58। ठीक है, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं। देखिए, अल्केन का मैंने आपको जनरल फार्मूला बता दिया है यहाँ पर, CnH2n+2। इसके अलावा आप अल्कीन का भी देख लीजिए। अल्कीन का क्या होता है दोस्तों? तो अल्कीन का होता है CnH2n, और इसके बाद आता है आपका अल्काइन। तो अल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। तो ये क्या है आपके इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि साइंस में ये सवाल आया है, तो आगे ये सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि अल्कीन या अल्काइन से संबंधित सवाल पूछ लिए जाएं आपसे। आगे बढ़ते हैं, ईंधन को जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है? नाइट्रोजन, चिन्ह देख लीजिएगा, N2, हीलियम, He, ऑक्सीजन O2, आर्गन Ar। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी गैस सहायक होती है? तो सही उत्तर है ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कुछ गैसेस और उनके उपयोग। ठीक है, ऑक्सीजन गैस देखिए, सबसे पहले चिकित्सा उपयोग। वेंटिलेटर पर जब कोई पेशेंट जाता है तो उसको हम चिकित्सा में जो है श्वसन तंत्र में उसके डायरेक्ट ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग के कार्य में उपयोग होती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो आग का दमन करती है या शमन करती है, या फिर उसको शांत करती है। कहीं आग लग जाए तो वहाँ पर नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अक्रिय वातावरण प्रदान करना, आपने देखा होगा जब खाद्य पदार्थ का संरक्षण करना होता है, जैसे आपकी चिप्स वगैरह है, उनमें जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, हीलियम गैस की बात करें तो देखिए, हवा से भी हल्की होती है ये, तो इसलिए गुब्बारे में यूज़ करते हैं इसको। मेले वगैरह में आपने देखा होगा जो ऊपर उड़ते हुए गुब्बारे होते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस। चिकित्सा उपकरणों में भी हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। आर्गन का जो उपयोग है वेल्डिंग में किया जाता है। देखिए, वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली गैस, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है कि आर्गन का भी उपयोग होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन का भी होता है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न बना करके दे सकते हैं आपको। सामग्री के लिए एक अक्रिय वातावरण प्रदान करना, इसका भी उपयोग जो है वो आपका खाने की सामग्री को रखने के लिए होता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थ, जो हम ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें क्या डाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के साथ डाली जाती है, जो कि एक हिस साउंड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, एक हिस साउंड प्रोड्यूस देता है जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं, और उस गैस में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एसिटिलीन गैस भी वेल्डिंग में यूज़ होती है, प्रयोग होती है, देख लीजिए यहाँ पर। प्रोपेन, देखिए यहाँ पर इसका सूत्र भी दिया है C3H8, और इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं? गर्मी के लिए और गैस ग्रिल्स के ईंधन के लिए। ब्यूटेन गैस लाइटर और मशालों के ईंधन में यूज़ होती है। लाइटर जो आप देखते हैं, ठीक है, तो उन लाइटरों में और मशालों में जो गैस यूज़ होती है उसको हम कहते हैं ब्यूटेन गैस। अभी हमने इसका सूत्र भी देखा था। नाइट्रस ऑक्साइड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको लाफिंग गैस बोला जाता है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए और इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। एक और होती है आंसू गैस, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके बाद में फ्रेऑन। इसका सूत्र इम्पॉर्टेंट है, एयर कंडीशन में यूज़ करते हैं इसको, रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, फ्रीज़र के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जूल किसका मात्रक है, तो देखिए जूल किसका मात्रक है यहाँ पर, तो जूल जो है वो हमारा ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है यहाँ पर, ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की होती है, तो सर्वाधिक सांद्रता जो है वो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस की होती है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर N2 कर लीजिएगा, ऊपर भी बता दिया था मैंने। सर्वाधिक सांद्रता जो है वो यहाँ पर इन गैसों में से नाइट्रोजन गैस की होती है। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, ठीक है, क्या कहलाती है ये, तो ये कहलाती है आपका आवृत्ति। क्या कहलाती है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो क्रोमोसोम की खोज इनमें से किसने की थी, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों क्रोमोसोम की खोज जो है वो फ्लेमिंग ने की। आगे बढ़ते हैं। आणविक आकर्षण किस अवस्था में मजबूत होता है, तो आणविक आकर्षण जो है सबसे जो अच्छा होता है वो आपका ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। 1 नैनो सेकेंड है, ठीक है, तो 1 नैनो सेकेंड जो है वो 10⁻⁹, ठीक है, इसके बराबर होता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, 1 सेकेंड का 1/1 के आगे कितने शून्य लगेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 शून्य लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य, इतने सेकेंड जो हैं उसके बराबर होता है। पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोर पदार्थ है, ये तो बहुत ही आसान था, हीरा, ठीक है। अब हीरा किसका, देखिए यहाँ पर एलोट्रोप होता है। ये किसका एलोट्रोप होता है, हीरा कार्बन का होता है, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 होता है, और कार्बन में हीरा जो है ये आपका कुचालक होता है, ठीक है। किसका कुचालक होता है, किसका, हीट का भी, यानी कि ताप का, और इलेक्ट्रिसिटी का भी, मतलब करंट का भी, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, ये क्या होता है, कुचालक होता है। अगला देखते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो इनमें से देखिए प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो आपका राइबोसोम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर राइबोसोम नहीं होता और कुछ और यहाँ पर होता तो हम यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगाते, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके ऊपर ही पाया जाता है आपका राइबोसोम, ठीक है। और यही राइबोसोम जो है आगे प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है H2SO4, ठीक है। CaSO4 जो है ये आपका कैल्शियम सल्फेट है। क्या है ये आपका, कैल्शियम सल्फेट। BaSO4 जो है Ba बेरियम के लिए होता है, तो यहाँ पे ये है बेरियम सल्फेट। K2SO4 आपका पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट। निम्नलिखित में कौन सा पौधा स्वयं के भोजन का निर्माण करने में सक्षम नहीं है, तो कौन इनमें से अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, तो सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर मशरूम। मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले आपके लिए कुछ जानकारी देखिए। सफ़ेद बटन मशरूम, ये पूछा जा सकता है सवाल। सफ़ेद बटन मशरूम जो है भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला मशरूम है, ठीक है। एक एडिबल मशरूम है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, कॉस्टिक सोडा के घोल को अलसी के तेल के साथ गर्म करने पर प्राप्त पदार्थ को इस्तेमाल किया जाता है। किस काम में इस्तेमाल किया जाता है, इससे साबुन बनता है, ठीक है। साबुन का याद रखिएगा, सोडियम स्टीयरेट। जब साबुन बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट। हिंदी में भी लिख देता हूँ आपके लिए, देखिए सोडियम स्टीयरेट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रोटीन शब्द के प्रतिपादक, तो यहाँ पर देखिए सवाल जो है मैंने यहाँ पर ऑप्शन में इसीलिए दोनों लिए हुए हैं। यहाँ पर आपको मल्डर साहब भी दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको बर्जीलियस सर भी दिख रहे हैं। तो प्रोटीन शब्द के जो प्रतिपादक है, तो प्रतिपादन किसने किया था, तो बर्जीलियस ने किया था,
प्रतिपादन किसने किया था इसका? तो बर्जीलियस ने किया था। और इसकी जो खोज थी, ठीक है, शब्द किसने दिया था? तो दिया था बर्जीलियस ने। और खोज जो की थी प्रोटीन की, तो वो किसने की थी यहाँ पर दोस्तों? खोज की थी आपकी मूल्डर साहब ने। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोटीन के बारे में और यहाँ से कुछ और संबंधित जानकारी दी हुई है। प्रोटीन की खोज सबसे पहले एक डच रसायनज्ञ राडस जोहान्स मुल्डर द्वारा सन 1837 में की गई थी। कब की गई थी, किस सन में की गई थी? तो 1837 में प्रोटीन की खोज की गई थी और इसका नाम पड़ा था 1838 में, 1 साल के बाद। ठीक है, किसने दिया था? तो बर्जीलियस साहब ने इसका क्या रखा था? नाम दिया था। अगला देखते हैं, आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? यहाँ पर मेंडल है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने? तो मटर के पौधे पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मटर के पौधे का जो साइंटिफिक नेम है, बॉटेनिकल नेम है, वो है पाइसम सटाइवम। चलिए अगला देखते हैं। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास, इवोल्यूशन, ठीक है, किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी पढ़ के जाइएगा बिल्कुल। अगला देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है इनमें से? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है यहाँ पर? जूल। ठीक है, कुछ अन्य मात्रक देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वॉट जो है ये आपकी पावर का मात्रक है और इसका एक और लिख सकते हैं हम, जूल प्रति सेकंड। जूल जो है वो आपका कार्य का है और कार्य के अलावा देखिए यहाँ पर एनर्जी का भी है और कार्य का भी है। और जूल को हम और कैसे लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पर इसे वॉट सेकंड भी लिख सकते हैं और इसे हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। देखिए एक ही जो हमारी यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो यहाँ पर जूल है और उसको दो अलग अलग रूप में हम और लिख सकते हैं। एक तो हम उसको लिख सकते हैं किस रूप में? वॉट सेकंड के रूप में, और एक हम उसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर के रूप में। तो आप इन्हें भी ध्यान करके जाइएगा। टेस्ला जो है ये क्या होता है? देखिए कैपिटल टी जो है इसका चिन्ह होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। ओम जो है ये आपके प्रतिरोध का इकाई होती है। न्यूटन जो है ये आपकी बल की इकाई होती है और वीबर जो है ये आपकी चुंबकीय प्रवाह की इकाई होती है। इसको भी पढ़ करके जाइएगा, पेपर में बिल्कुल आ सकता है। अगला सवाल देखते हैं इसके बाद में, कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? तो ध्वनि तरंगों में देखिए पोलराइजेशन का, ध्रुवण का प्रभाव नहीं पाया जाता है। न्यूट्रल होती है, इसमें कोई ध्रुवीकरण नहीं होता है किसी भी प्रकार का। किस में नहीं होता है? ध्वनि तरंगों में। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश वेग पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इसे हम जान ही नहीं सकते? तो इसका सही उत्तर है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, प्रकाश के वेग पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और प्रकाश का वेग होता कितना है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश का क्या हमारा वेग है। इसको स्मॉल सी, छोटे सी से हम क्या करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं। बिल्कुल आगे मैं और भी सवाल लेकर के आऊँगा, जो भी आप आने वाली परीक्षाएं हैं, जो भी यहाँ पे आगे शिफ्ट होंगी, तो उसका भी हम इसी प्रकार से रिव्यू करेंगे ताकि आप बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट जो है इन रिव्यूज़ को देख करके आप पेपर के पैटर्न को समझ सकें और अपनी कमियों को भी यहाँ से समझने की कोशिश करें कि क्या चीज़ें जो हैं वो आपकी ऐसी निकल रही हैं जो अभी आपने नहीं पढ़ रखी हैं, और उन पर थोड़ा सा जो है आप मेहनत करके अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपके जो 5-6 नंबर अभी इन वीडियोस को देख करके या इनके ऊपर मेहनत करके अगर आपके बढ़ते हैं, और यही 5-6 नंबर जो हैं वो आपके जो है आगे सिलेक्शन में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। तो बिल्कुल लगे रहिए, बिल्कुल अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियोज़ को इसी तरह देखते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।